नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज इफेक्ट किससे संबंधित है? कौन सा एज इफेक्ट? तो एज इफेक्ट आपका संबंधित है दो पारितंत्रों की सीमा पर जैव विविधता में वृद्धि। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जब दो अलग अलग प्रकार के आवास जो हैबिटेट्स हैं या फिर पारितंत्र हैं एक दूसरे से मिलते हैं, जो इकोसिस्टम से एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के आवास या परितंत्र जो आते हैं, हैबिटेट्स हो गए या फिर इकोसिस्टम्स हो गए, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनके मिलन स्थान को क्या कहते हैं? तो उनके जो मिलने का स्थान होता है उसे कहते हैं इकोटोन। क्या क्या कहते हैं उसे कहते हैं इकोटोन। इस क्षेत्र में अक्सर दोनों आवासों की तुलना में जैव विविधता और जीवों का घनत्व अधिक होता है। इसी प्रभाव को हम एज इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रभाव को हम एज इफेक्ट कहते हैं। किसको? जब दो आवास मिलते हैं, जब दो आवास या फिर परितंत्र मिलता है, इकोसिस्टम्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनके मिलन स्थल को एकोटोन कहते हैं। इस क्षेत्र में अक्सर दोनों आवासों की तुलना में जैव विविधता और जीवों की का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है? इस सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों परितंत्रों के संसाधन उपलब्ध होते हैं कि भाई दोनों अपना जीव रह सके। यहाँ प्रकाश, नमी और तापमान की स्थितियाँ कुछ विशेष प्रजातियों के फलने फूलने के लिए बहुत अनुकूल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्मल पोल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है? कौन सा पोल्यूशन का थर्मल स्रोत? तो वो है उद्योगों का गर्म पानी छोड़ना। क्या है? गर्म पानी छोड़ना उद्योगों का। जो उद्योग गर्म पानी छोड़ते हैं इसी कारण थर्मल पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट मशीनों और टरबाइनों को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। बाद में इस उच्च तापमान वाले पानी को वापस नदियों या झीलों में डाल दिया जाता है। इस कारण थर्मल पोल्यूशन होता है। स्टील, कागज और रासायनिक संयंत्र भी अपनी कूलिंग प्रक्रियाओं के लिए जल स्रोतों का उपयोग करते हैं। गर्मियों के दौरान सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों से बहने वाला बारिश का पानी गर्म हो जाता है, जो नालों के माध्यम से प्राकृतिक जल निकायों में पहुंचकर तापमान बढ़ा देता है। क्या होता है? इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ताप या आघात होता है, और क्या होता है? जब गर्म पानी में जीवों की पर्याप्तता दर बढ़ जाती है। मतलब जब जीव होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायो रेमिडिएशन क्या है? क्या है बायो रेमिडिएशन क्या है? तो बायो रेमिडिएशन है जीवों द्वारा प्रदूषण हटाना। क्या है? जीवों द्वारा प्रदूषण हटाना। जीव उपचार एक ऐसी तकनीक है जिससे सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और शैवाल का उपयोग पर्यावरण से प्रदूषकों को और जहरीले पदार्थों को हटाने या उन्हें बेअसर करने के लिए किया जाता है। इसे आप प्रकृति की साफ सफाई, स्वयं सफाई या प्रक्रिया को गति देने के रूप में समझ सकते हैं। यह कैसे काम कर सकता है? यह कैसे काम करता है बायो रेमिडिएशन? तो सूक्ष्म जीव इन प्रदूषकों जैसे तेल हो गया, रसायनों हो गया या भारी धातु हो गया को अपने भोजन या ऊर्जा के स्रोत में उपयोग करते हैं। वे इन जटिल हानिकारक पदार्थों को सरल और कम हानिकारक पदार्थों जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, में तोड़ देते हैं। बायो रेमिडिएशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। इन सेतु, जो मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ा था, इन सेतु जब प्रदूषित सामग्री का उपचार उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ पर वह मौजूद है, जैसे प्रदूषित मिट्टी हो गई या फिर भूजल हो गया। या फिर एक्स सेतु, जब प्रदूषित सामग्री या मिट्टी हो गया, पानी हो गया को उस स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह उपचार के लिए ले जाया जाता है, तो वो एक्स सेतु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्बेडो का अर्थ क्या है? किसका? एल्बेडो का अर्थ है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। क्या? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। किसी सतह पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का वह भाग जो बिना अब्जॉर्ब हुए वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, उसे उस सतह का एल्बिडो कहते हैं। मान लीजिए किसी सतह पर ऊर्जा का वह भाग जो पड़ा तो पर उसे अवशोषित नहीं कर पाया और वो वापस ही अंतरिक्ष में चला गया, तो वो वह भाग का क्या कहलाएगा? वो भाग एल्बिडो कहलाएगा। एल्बिडो को 0 से 1 के बीच या फिर 0% से 100% के पैमाने पर मापा जाता है।
अगर 0% है या 0 है तो वो एक आदर्श ब्लैक बॉडी को जो पूरी ऊर्जा सोख ले, कोई परावर्तन नहीं। लेकिन अगर 1 है या फिर 100% है, एक आदर्श दर्पण जैसी सतह जो पूरी ऊर्जा परावर्तित कर देती है। यह क्यों महत्वपूर्ण होती है? एल्बिडो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे यह फीडबैक लूप की तरह काम करता है। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलती है। बर्फ जो उच्च एल्बिडो की जगह गहरा समुद्र या मिट्टी से ले लेती है, सतह अब अधिक गर्मी सोखती है, जिससे तापमान और बढ़ता है और अधिक बर्फ पिघलती है। इसे आइस एल्बिडो फीडबैक कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन की गति को तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है? किसका? ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण तो वो है एसएफसीज। अब ये क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन का जो मुख्य कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के लिए श्रृंखला सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन कैसे काम करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे जो शीतलक जो रूप होते हैं उनके रूप में किया जाता है। एरोसोल स्प्रे जैसे परफ्यूम हो गया, पेंट हो गया, और कीटनाशक के स्प्रे कैन में, गद्दे और पैकेजिंग सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं तो सूर्य की पराबैंगनी इन्हें तोड़ देती है, जिससे क्लोरीन के परमाणु मुक्त हो जाते हैं। एक अकेला क्लोरीन का परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोस्फीयर में क्या शामिल होता है? किसमें बायोस्फीयर में क्या शामिल होता है? केवल भूमि, केवल जल, केवल वायु या फिर सभी? तो इसका आंसर है सभी। बायोस्फीयर में भूमि भी शामिल होती है, जल भी और वायु भी। जलमंडल कोई अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के अन्य 3 मंडलों का यह मिलन स्थल है जहाँ जीवन पनपता है, आपका बायोस्फीयर। जलमंडल 3 मुख्य क्षेत्रों के मिल से बनता है। स्थल मंडल जिसे कहते हैं लिथोस्फीयर, जो इसका मतलब है भूमि, पृथ्वी की ऊपरी सतह या फिर भूमि, जैसे मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गई। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, जैसे जलमंडल, पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, महासागर हो गया। एटमॉस्फेयर वी हैव वायुमंडल, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, हवा। जलमंडल बहुत संकरा है, नैरो है। यह समुद्र की गहराई लगभग 11 किलोमीटर नीचे से लेकर हिमालय की चोटियों और वायुमंडल की कुछ ऊंचाइयों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा किसने दी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा किसने दी? क्योटो सम्मेलन ने, ब्रंटलैंड आयोग ने, पेरिस समझौता ने, या फिर स्कॉटलैंड सम्मेलन ने? तो इसकी दी ब्रंटलैंड आयोग। किसने? ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग ने ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे प्राथमिक और वैश्विक रूप से परिभाषा दी। ब्रंटलैंड आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व पर्यावरण और विकास आयोग कहा जाता है, कब दी? 1987 में। कब दी? 1987 में अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर पेश की थी। इस विकास के अंतर्गत इस रिपोर्ट के अनुसार क्या परिभाषा दी उसने? वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में समझौता के बिना पूरा करता है। क्या स्तंभ है 3 सतत विकास के? 3 पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। क्या है? इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो वो करता है बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल। कौन? बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। कितनी है नाइट्रोजन गैस? कितनी है वायुमंडल में? 78%। लेकिन पौधे और जीव इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया के जरिए नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों जैसे अमोनिया में बदला जाता है जिससे पौधे आसानी से इसे सोख सके। कौन कौन से प्रमुख नाइट्रोजन फिक्सर आपके? राइजोबियम, यह बैक्टीरिया दलदली फसलों की ग्रंथियों में पाया जाता है और उसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। उसके बाद एजोटोबैक्टर, यह मिट्टी में मुक्त रूप से रहने वाला बैक्टीरिया है। और नीली हरी शैवाल जैसे एनबीना और नोस्टॉक जो अक्सर धान के खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेटलैंड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? किसका? वेटलैंड्स का। तो वेटलैंड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल पर्यटन करना, जल शुद्धिकरण और जैव विविधता का संरक्षण करना, खनन करना या फिर उद्योग करना। तो इसका वेटलैंड्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल शुद्धिकरण और जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना। आर्द्र भूमि के वेटलैंड्स आर्द्र भूमि क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ जल का स्तर साल भर में या फिर साल के कुछ समय के लिए सतह के पास रहता है। इसमें दलदल, झीलें, लैगून और मैंग्रोव आपके शामिल हैं। जल शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है। यह पानी से थलचट, प्रदूषक और भारी धातुओं को सोख लेती है, जिससे भूजल साफ होता है। जैव विविधता का केंद्र है। यह पक्षियों, मछलियों और दुर्लभ पौधों की हजारों प्रजातियों का आवास है। दुनिया के लगभग 40% जीव आर्द्र भूमि में ही प्रजनन करते हैं, वेटलैंड्स में प्रजनन करते हैं। दुनिया के लगभग 40% जीव। बाढ़ नियंत्रण रहता है। आर्द्र भूमियाँ स्पंज की तरह काम करती हैं। ये भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को सोख लेती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूड वेब क्या है? क्या है फूड वेब? तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है ये फूड वेब। क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। अब कैसे जाल है? प्रकृति में शायद ही कोई ऐसा जीव केवल एक ही प्रकार का भोजन खाता है, इसलिए खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र की एक वास्तविकता को खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। खाद्य जाल का क्या महत्व है? यदि किसी कारणवश एक विशेष प्रजाति की संख्या कम हो जाती है तो शिकारी जीव दूसरे विकल्प पर निर्भर रह सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पूरी तरह नष्ट नहीं होता। यह दिखाता है कि कैसे ऊर्जा विभिन्न क्रॉसों से होकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में घूमती है। यह जीवों की परस्पर निर्भरता और उनकी बदलती भोजन आदतों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किसे मानता है? क्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किसे मापता है? तो वो मापता है ग्रीन हाउस गैसों की गर्मी बढ़ाने की क्षमता। किसे मापता है? कि ग्रीन हाउस गैसों की गर्मी बढ़ाने की क्षमता। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यह मापने का एक पैमाना है कि कोई विशेष ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में वातावरण में कितनी गर्मी के मापती है। हम इसे और बेहतर समझने से कैसे समझेंगे? GWP की गणना के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आधार माना जाता है, इसलिए CO2 का जो GWP हमेशा एक ही होता है। GWP जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है। गर्मी सोखने की क्षमता, यह गैस कितनी कुशलता से इन्फ्रारेड विकिरण को रोकती है, या फिर वायुमंडलीय जीवन काल, यह गैस वातावरण में कितने समय तक टिकी रहती है। अगर हम बात करें कि तुलना की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका GWP 1 है और ये आधारभूत गैस है। उसके बाद आते हैं मीथेन की CH4, तो इसका GWP है 25 से 30। कितना है? 25 से 30 साल है। CO2 से करीब 28 गुना अधिक शक्तिशाली गैस होती है ये मीथेन। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो GWP है वो है 265 से 273। बहुत लंबे समय तक वातावरण में रहती है ये नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका दर्शाता है संसाधनों के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। कि संसाधन के उपयोग हो रहे हैं तो उसको पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह यह गणना करता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यह गणना करता है कि हमें जो संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे भोजन हो गया, लकड़ी हो गया, फाइबर हो गया, उन्हें पैदा करने और हमारे द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को सोखने के लिए कितनी उपजाऊ भूमि और समुद्री क्षेत्र की आवश्यकता है। कौन कौन से इसके मुख्य घटक? इसके मुख्य घटक है कार्बन फुटप्रिंट, भोजन और आवास और वन उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? किसका? अफॉरेस्टेशन करना। तो अफॉरेस्टेशन करना है आपका वनीकरण। क्या है? वनीकरण करना। अफॉरेस्टेशन का है आपका नए क्षेत्र में वृक्षारोपण करना, नए पेड़ पौधे लगाना। वनीकरण के क्या मुख्य लाभ हो सकते हैं? पेड़ वायुमंडल से CO2 को सोखते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, जिसमें वनम्रता अपरदन रुकता है। बंजर भूमि पर पेड़ लगाने से रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सकता है। पेड़ मिट्टी की जल सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे भूजल का स्तर ऊपर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉइस पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है? किसका? नॉइस पॉल्यूशन का। तो नॉइस पॉल्यूशन का आपका मुख्य स्रोत है जंगल, यातायात, उद्योग, वर्षा या फिर नदियाँ। तो नॉइस पॉल्यूशन का आपका मुख्य स्रोत है यातायात और उद्योग। ध्वनि प्रदूषण को अक्सर एक अदृश्य हथियार माना जाता है क्योंकि यह दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। यातायात, ट्रैफिक हो गया, सड़कों पर वाहनों के हॉर्न, रेलगाड़ियों की आवाज़ें और हवाई जहाज़ों का शोर सबसे बड़े स्रोत है। औद्योगिक मशीनें, कारखानों में चलने वाली भारी मशीनें, जनरेटर और कंप्रेसर निरंतर तेज आवाज़ पैदा करते हैं। शहरों में होने वाले निर्माण कार्य जैसे क्रेन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गई को शोर बड़ा कारण है। श्वसनधानी, सबसे लंबे समय तक तेज और के संपर्क में रहने से बहरापन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।